नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना की मीटिंग हुई जैसे कि हर हफ्ते होती है, और उस मीटिंग में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बात की गई और बाद में फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस टॉक में ये भी कहा कि किस तरह पाकिस्तान में गैस जो है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो इस वक्त आवाम का बहुत बड़ा मसला है वो इस वक्त वो महंगाई है जिसने कमर तोड़ के रखी है। और हुकूमत के अगर आप दावों की तरफ देखें टैक्स कलेक्शन के, मैं कोशिश करूँगा कि प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पर दिखा सकें कैसे खबर लगती है कि FBR बीट्स द टैक्स टारगेट, और फिर एक खबर लगती है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त है कि किस तरह से हुकूमत जो है FBR रजिस्टर्स हिस्टोरिक रेवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ ऑफ 36.5% फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। यानी हुकूमत का जो दावा है हमारे सामने मसलसल आ रहा है कि हुकूमत, और ये जो खबरें लगती हैं तो इसके नीचे इस किस्म की एक्सप्लेनेशन होती है, ऐसी वजाहत होती है जिससे ऐसा लगता है कि ये जो टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ये इसलिए हुआ कि हुकूमत ने टैक्स के लूप होल बंद कर दिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बहुत बड़ी कार्रवाई दिखाई है, बहुत हिकमत अमली इख्तियार की है, हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है और टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। लेकिन कारोबारी हलकों ने हमारी निशानदेही जो है इस प्रोग्राम की इस तरफ करवाई है कि दर हकीकत टैक्स रेवेन्यूज़ में जितना भी इजाफा हुआ गुज़िश्ता 5 माह में वो इसलिए हुआ है कि हुकूमत ने इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर बैनुल अक़वामी मंडियों में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसका बहुत फ़ायदा उठाया। हुकूमत ने अपना टैक्स रेट उतना ही रखा या उसमें और इजाफा कर दिया, और यूँ हुकूमत ने बेतहाशा पैसा इम्पोर्ट स्टेज पे कमाया। कुछ अदाद व शुमार जो हैं इसके मैं आपके सामने रख सकता हूँ, उससे आपको खासी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें 10 टॉप जो इम्पोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी इम्पोर्ट्स इस मुल्क की हैं, उसमें पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें नेचुरल गैस है, LNG प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, बिटुमिनस कोल है, RBD पाम ऑयल है, पाम ओलीक है, फर्नेस ऑयल है, सीड और कॉटन है। यहाँ पर हम सूरत हाल देखते हैं तो गैस की इंपोर्ट पे हुकूमत ने पिछले इस बरस में अब तक जो है गैस की इंपोर्ट में अगर आप देखें तो 176 गुना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। क्रूड ऑयल में हुकूमत ने जो 71 बिलियन रुपया इकट्ठा किया टैक्स में, वो तकरीबन 600 गुना ज़्यादा है पिछली साल की कलेक्शन के मुकाबले में। पेट्रोल में 56.5 बिलियन जो टैक्स इकट्ठा किया टैक्स की मद में, वो 50% ज़्यादा है पिछले साल से। पाम ऑलिन में 32 बिलियन जो इकट्ठा किया वो 44% ज़्यादा है। और RBD पाम ऑयल में जो 29 बिलियन इकट्ठे किए हैं, अरब इकट्ठे किए हैं, वो 101 गुना ज़्यादा है। यूँ इन अदर वर्ड, अगर ये अदाद शुमार जो मेरे सामने हैं अगर इनको सही माना जाए तो आपको एक सूरत हाल की समझ आती है कि हुकूमत एक तरफ तो क्रेडिट लेती है टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ाने का, आवाम को ये बताती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस जो कि बढ़ी हुई हैं इसलिए बहुत मसला है, हुकूमत बेबस व मजबूर है, और वो जो टैक्स रेवेन्यू उस पर इकट्ठा करती है उसको अपनी अचीवमेंट में ले लेती है, और दूसरी तरफ सब्सिडी करती है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, एहसास प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम। ये वो महंगाई की वो डिस्कशन है, वो ये बहस है जिसको आज हम छेड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन जो है इसकी कोई ठीक तरह से निशानदेही इस सारी सूरत हाल की नहीं कर पा रही। वो अपनी ही पॉलिटिक्स में लगी है लेकिन आवाम को बता नहीं पा रही कि असल में हुकूमत की पॉलिसीज़ आवाम को किस तरह से मुतासर कर रही हैं, और कुछ उनकी अपनी पॉलिसीज़ भी ऐसे रही हैं। आज की इस डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के फाइनेंस के, और इस वक्त एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑन इकनॉमिक अफेयर्स एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, फेडरल फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इकराम होती साहब जो 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर करते हैं, कॉमर्स के मैटर्स को कवर करते हैं, वही मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फेडरल गवर्नमेंट के एक स्पोक्स पर्सन जनाब मुजम्मिल असलम साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सलमान शाह साहब की तरफ जा सकूँ इससे पहले कि मैं इकराम होती साहब की तरफ जाऊँ। सलमान शाह साहब, आपने मेरा इब्तदाइया सुना जो मैंने डिस्क्राइब किया? जी जी, इसमें देखें इसमें कोई मैंने गलत चीज़ बताई जो सही नहीं हो? नहीं, आई थिंक जनरली जो बातें आप कर रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन आपको जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझने की ज़रूरत है। देखें, हमारे जो अहदाफ हैं उनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक उसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि आपके अखराजात और आपकी रेवेन्यू में जो डेफिसिट है डेट सर्विसिंग के अलावा वो एक सर्टन टारगेट पे होना चाहिए। और एक हमारा जो इस वक्त IMF के साथ टारगेट है कि प्राइमरी डेफिसिट को कम किया जाए,
और उसकी रीजन ये है कि आपका जो ठीक है। कर्जों का एक एक्यूमुलेशन है वो प्राइमरी डेफिसिट के होने की वजह से होता है, और अगर आप प्राइमरी डेफिसिट को कट करेंगे या प्राइमरी सरप्लस में चले जाएंगे। सलमान शाह साहब, मैं पहले, ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगी ना सलमान शाह साहब? जी जी डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगी, पहले हम पूरी पिक्चर को समझ लें जरा। मुझे इकराम होती, मैं चाह रहा हूं कि फैक्ट्स, देखिए मेरी बात तो आप, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके तो करने देना। अच्छा चले, प्राइमरी डेफिसिट की फाइनेंसिंग जो है वो आप इंपोर्ट से फाइनेंस करें या जहां से भी फाइनेंस करें, आपका वो टारगेट जो है वो प्राइमरी डेफिसिट का कम होना है बिकॉज ऑफ योर रेवेन्यू टारगेट्स। एंड आप कह रहे हैं कि वो इंपोर्ट्स की वजह से हो रहा है, तो सो बी इट। बट अगर आपका साथ साथ एक्सपेंडिचर भी कम होना है जिसके साथ आप ये इसको कंट्रोल करेंगे, सो ये एक जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि टैक्स कहाँ से आ रहे हैं और एक्सपेंडिचर कहाँ से कट हो रहा है। इट इज़ द मैटर कि आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो एक टारगेट है जिसको आपने कंट्रोल करना है, उसको कम होना है जी, उसको कम। मैं फिर आता हूं आपकी तरफ, मैं सलमान शाह साहब फिर आता हूं आपकी तरफ। जरा मुझे इकराम होती साहब की तरफ जाने दीजिए। इकराम होती साहब, आपके कई बरस गुजर गए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कवर करते हुए। हमें तो टेलीविजन प्रोग्राम्स में, अखबारों की हेडलाइंस में हुकूमत ने यही बताया, सारी हेडलाइंस जो मैंने दिखाई हैं उसमें यही है कि हुकूमत ये दावा करती है कि उसकी कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी ऐसी रही है जिसके नतीजे में टैक्स रेवेन्यूज बढ़ गए और FBR भी मुसलसल उसका क्रेडिट ले रहा है, सब तालियां मार रहे हैं। लेकिन ये जो एदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, इससे तो ऐसे देख के लग रहा है कि हुकूमत महज इम्पोर्ट स्टेज पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है 70% के करीब उसकी कलेक्शन कर रही है, और इसमें कोई FBR की हुकूमत की कोई कामयाबी है भी नहीं, सिर्फ ये कि टैक्स इकट्ठा कर रही। जी, मैं ये अर्ज करूंगा कि देखें, प्राइमरी डेफिसिट को कम करने के लिए आपको एक बैलेंस एक्शन लेना पड़ता है। वो बैलेंस एक्शन ये है कि अगर सारिफ को और इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसी टैक्सेशन जो है पूरी इकोनॉमी को तबाह कर देगी। उससे बचाने के लिए लाजिम है कि आप ऐसे एक्शन लें कि जहां जहां आप ओवर टैक्सिंग कर रहे हैं और ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं और बढ़ी हुई ड्यूटी को रखे हुए हैं जबकि बाजार में कीमतें महंगी हो रही हैं, तो उस वक्त आपको एक इंटरवेंशन करनी पड़ती है। और वो इंटरवेंशन आजकल ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि डॉलर जो है वो आज 181 रुपए का हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये तारीखी हद छूने के बाद अब डॉलर जो है वो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हो रही हैं बाहर से खाम माल की, वो जो इंपोर्ट्स हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं, उनको बचाना है वरना इकोनॉमी नहीं बचेगी। उस इंपोर्ट को जारी रखने के लिए लाजमी है कि आप उसको, बाहर जो महंगी हो गई हैं इंपोर्टेड माल की कीमतें, तो उसको बैलेंस करें अब। और उसको बैलेंस करने के लिए आपको जरूरी है कि डॉलर की कीमत तो आप नहीं कम कर सकते, लेकिन आप अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं, ड्यूटी को कम कर सकते हैं। अब 5.5% विद होल्डिंग टैक्स तीनों आइटम्स पे, पामोलिन पे, RBD पे और क्रूड पे ये लगा दिया गया है। जब ये लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि बाजार में कीमत बढ़ेगी, और दुगनी हो गई हैं कीमतें पिछले 2-3 सालों में। अब ये जो दुगनी कीमतें रिटेल प्राइस है, इसको नीचे लाने के लिए आपको फैक्ट्री में जो पैदावारी लागत है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको कम करना पड़ेगा। उसके लिए लाजमी है कि आप ड्यूटीज और टैक्सेस को नीचे लाएं। कम से कम 30 रुपए पर केजी आपने सारिफीन को देने हैं, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने कम करनी है ताकि वो 30 रुपए का स्पेस पैदा हो सके। ये काम नहीं किया जा रहा। अब डॉलर के जरिए इंपोर्ट करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या ये जो कमर्शियल इंपोर्टर है वो जो करेगा तो वो तो बाजार में चीज महंगी ही बेचेगा। लिहाजा आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत है कि प्राइमरी डेफिसिट को जरूर सामने रखें, लेकिन बैलेंस्ड एक्शन लें। ठीक है, वो बैलेंस एक्शन यही है। रुके जरा इससे पहले कि हम, ठीक है, मेरे साथ होती साहब जरा मेरे साथ रुकें इससे पहले कि हम जाएं खुर्रम दस्तगीर साहब के पास और उनसे समझें कि उनकी पार्टी क्या कर सकती है मौजूदा सूरत हाल में। मैं जरा फिर सलमान शाह साहब, ये जो है ना कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस भी कमोडिटी की बढ़ी हैं और डॉलर की कीमत भी बढ़ गई है रुपए के मुकाबले में, तो क्या हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती थी कि टैक्स की शरह को कम करती ताकि लोगों को रिलीफ मिलती, इंडस्ट्री को रिलीफ मिलती? नहीं, देखें, ये तो 70 साल से FBR जो है ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस की डिबेट चल रही है। इस वक्त मेन कंसर्न आपका ये है कि आपने वो प्राइमरी डेफिसिट को कंट्रोल करना है और उसके लिए आपको ये रेवेन्यूज जनरेट करने हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कलेक्ट करेंगे तो आपको किसी और जगह से कलेक्ट करना पड़ेगा,
और वो भी आपको जो आपके टैक्स पेयर्स हैं जो आपकी नेट में है उनसे ही आप कर सकते हैं। कोई बाहर से आके आपको वो टैक्सेस नहीं देगा कि आप सडनली कहें कि जी आपका टैक्स नेट इतना बढ़ गया है कि आप उधर से ले लें और ये काम हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टारगेट बड़ा स्पेसिफिक है और उसके मुताबिक आपने चलना है। सो ये कहने की बातें हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अच्छा। नहीं है। आपकी क्वार्टर टू क्वार्टर आप नहीं मानते सलमान शाह साहब, नहीं टारगेट्स मानते। हैं, तो उसके मुताबिक आपने चलना है। उसके बाद जो है आपने इकोनॉमी की ठीक है, जो ठीक बेसिक है। प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं उनको भी आपने टैकल करना है। लेकिन इस वक्त आई थिंक द मेन जो फोकस है वो आप अच्छा, जरा आने दीजिए ऑपोजिशन को, जी आने दीजिए खुरम दस्तगीर साहब को। खुरम दस्तगीर साहब, आप पाकिस्तान के, आप PMLN के ऑपोजिशन के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात के बहुत ही प्रोमिनेंट आप उसके मेंबर हैं, उसके लीडर हैं, आप पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। आप बताएं कि जो प्राइमरी डेफिसिट है यहाँ, तो पहला तो आप पे इल्ज़ाम ये है कि आप और चीज़ों में पड़े रहे, लेकिन आपने अवाम की निशानदेही नहीं की है कि हुकूमत किस तरह से अपनी टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। पहले उस पर सेल्स टैक्स लगाती है इंपोर्टेड चीज़ पे, फिर उस पर विद होल्डिंग टैक्सेस लगाती है और 20% से 26% ज़्यादा टैक्सेस उस पर इकट्ठे कर लेती है। एक तो आपने इस पर आपने कोई पोजीशन ली नहीं, और दूसरा ये कि आपके पास हल क्या है? जी, पाकिस्तान पर जो अजाब इमरानी आया है, जो कि नालायकी का और बद इंतजामी का, और अगर इकोनॉमिक पॉलिसी पर हम फोकस करें तो मोनोमेनिया का अजाब है कि किसी हर महीने इनका फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है। आज करंट अकाउंट डेफिसिट पकड़ लेंगे, कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने बड़ी तबाही की। जब इनका अपना मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है फिर कहते हैं जी ये तो बड़ा अच्छा होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए मुल्क में। इसी तरह किसी एक स्टेटिस्टिक को पकड़ लेते हैं। अभी जहां से आपने गुफ्तगू शुरू की डॉक्टर साहब, उसको जो सबसे आसान अल्फाज में अगर समझाया जा सके वो ये है कि पिछले साल जो पहले 5 महीने थे, जुलाई से नवंबर तक, उसमें पाकिस्तान की इंपोर्ट जो थी वो $19.5 अरब की थी। इस साल पहले 5 महीनों में जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान की इंपोर्ट $33 अरब थी। तो इंपोर्ट में 70% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा टैक्स रेवेन्यू आपको लगता है कि कोई बड़ा जो है वो जबरदस्त लहर आ रही है। जब आप 70% इंपोर्ट बढ़ा देंगे, ये इंपोर्ट की वैल्यू में इजाफा हुआ है या इंपोर्ट की क्वांटिटी में इजाफा हुआ है? जी, मुझे इससे कतई नजर है कि वैल्यू में इजाफा हुआ है कि क्वांटिटी में इजाफा हुआ है। यहां जब आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो रेवेन्यू तो डॉलर्स में ही इकट्ठा होना है ना, कि जितने डॉलर की आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी आपने एड वेलोरम टैक्सेशन होनी है। मोस्ट जगह पे वैल्यू पे टैक्सेशन होती है। और जब आप जो है उसको इतना 70% इजाफा कर दिया है, और अब आप देखिए ना जो मैंने मोनोमेनिया की बात की, कभी एक, अब अगर आप कहते हैं अच्छा जी हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें प्राइमरी डेफिसिट कंट्रोल करना है, आपने रेवेन्यू लेते लेते इन 5 महीनों में डॉक्टर साहब $21 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। अब ये डायरेक्टली $21 अरब का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पब्लिश किया है, $20.6 बिलियन का अगर एग्जैक्ट नंबर लेना है, ट्रेड डेफिसिट है। अब ये ट्रेड डेफिसिट फीड कर रहा है पीछे से जो पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है वो अब गड़े में दफन हो रही है रोजाना के एतबार से। इट्स बिकॉज ऑफ दिस 20.59 बिलियन ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो सिर्फ 5 महीनों में हुआ है। तो ये हुकूमत जो है कभी हमें आपके पास कोई सलूशन तरफ ले जाती है, कभी हमें प्राइवेट सुन रहे हैं। लेकिन असल इशू ये है आपने सुना सलमान शाह साहब कहते हैं ये बातें करनी आसान है। डॉक्टर साहब नहीं, असल बात यह है जो मैं जिस पर आ रहा हूं कि ये जब सारे क्राइसिस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐलान है और लोगों को क्या फील है। आज कराची में जीरो गैस है, एक्सपोर्टर नॉन एक्सपोर्टर को जीरो गैस है, इस तमाम क्राइसिस के बावजूद। जब वहां इनपुट अवेलेबल ही नहीं है इंडस्ट्री चलाने के लिए, वहां पानी अवेलेबल ही नहीं इंडस्ट्री चलाने के लिए, पाकिस्तान के किसान को डीएपी खाद 9,000 रुपए की बोरी है जो हमारे दौर में 4500 की थी, अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के जो किसान जो हैं हमारे इर्द गिर्द मेरे चारों तरफ लोग जरा इस पे इकराम मोदी साहब को यूरिया नहीं मिल रहा। तो जब इस तरह की
ये इकोनॉमी की मैनेजमेंट मेरी जो आपसे अर्ज है ये तो खैर कि ये ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है, मैं इसलिए जड़ पे जाना इकराम मोदी साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून ने इसका जो बैलेंस था वो ये किया था कि खाद भी प्रोवाइड की, गैस भी प्रोवाइड की, रुपए की कीमत को भी कंट्रोल किया, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया। ये हुकूमत किसी भी महाज पर कोई भी चीज कंट्रोल करने में इमरान खान की अपनी नाअहली की वजह से मुकम्मल चंद मिनट है ब्रेक को, होती साहब चंद मिनट है ब्रेक को। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो अपना ठीक है मुद्दा पेश किया ऑपोजिशन का, आप क्या एडवाइस करेंगे हुकूमत को, सलमान शाह साहब को, कि क्या करना है रिलीफ देने के लिए बिजनेस को और लोगों को? नहीं, अपनी प्रायोरिटी दुरुस्त करें। आप प्रायोरिटी में रखें कि खुराक की चीजों को आपने सस्ता रखना है, क्योंकि अवाम को कुचलना नहीं है। अगर खुराक की चीजों को सस्ता रखना है और उसमें डॉलर और टैक्सेशन दोनों इन्वॉल्व हैं, तो डॉलर को तो अगर आप छेड़ नहीं सकते, उसको कीमत कम नहीं कर सकते, तो कम से कम आप टैक्सेशन को तो कम करें। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। टैक्स की मार इंडस्ट्री और सार्फ को कभी नहीं देनी चाहिए, और खासतौर पे खुराक के अशिया में। खुराक के अशिया के लिए जो खाम माल इंपोर्ट किया जाता है उसको तो आप बिल्कुल न छेड़ें, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री उससे तबाह हो जाती है अगर आप उस पर ओवर टैक्सेशन करेंगे। और अगर इंडस्ट्री पास ऑन ना करे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सार्फ को, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्रियल क्लोजर चाहते हैं पाकिस्तान में। इस इंडस्ट्रियल क्लोजर से बचने के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए ये लाजमी है कि आप अपनी प्रायोरिटी चेंज करें। टैक्स की मार और ड्यूटी की मार बिल्कुल सारिफिन को और इंडस्ट्री को ना दें। अगर ये जारी रहा तो इसका ये नतीजा निकलेगा कि इंडस्ट्री भी क्लोज होती जाएगी, और जो मजदूर है वो भी ले ऑफ हो जाएगा, और बाजार में जो तूफान आएगा जो महंगाई का मजीद, वो इतना बड़ा होगा कि वो सस्टेनेबल ही नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। आपको फिर रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर इंपोर्ट साइड पे रेवेन्यू ले भी लिया आपने, तूफान आ चुका है। रेवेन्यू अगर मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब भी मेरे साथ हैं, साहब भी मेरे साथ हैं, मुजम्मल हुसैन साहब से बात करने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। इकराम होती साहब का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले आपने हमारी गुफ्तगू सुनी जिसमें हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं, और इकराम होती साहब जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है फेडरल बोर्ड रेवेन्यू को कवर करते हैं 92 न्यूज़ के, वो भी हमारे साथ थे। और अभी हमें मुजम्मल असलम साहब ने ज्वाइन किया है जो स्पोक्स पर्सन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। मुजम्मल असलम साहब, बात यहाँ तक पहुँची कि कारोबारी हल्के शिकायत कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त खेल आपने ये खेली कि एक तरफ आपने दुहाई दी, रोना पीटना डाला आवाम के सामने, मीडिया के सामने। आपने कहा कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, वज़ीर आज़म ने कम से कम 2 दर्जन दफ़ा ये कहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं तेल की, पाम ऑयल की, फलां चीज़ की इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। बड़ी उन्होंने अपनी एक हेल्पलेसनेस जो की, साथ उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी। और अब हमें समझ आ रही है कि टैक्स कलेक्शन में कहा कि जनाब हमारी बड़ी शानदार टैक्स कलेक्शन हो रही है, उसका सारा क्रेडिट ले लिया। लेकिन वो सारी टैक्स कलेक्शन आपकी इसलिए हो रही है कि आप उस बढ़ती हुई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे और डॉलर की बढ़ी हुई कीमत पे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगी। ये दोगलापन और मुनाफकत नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं तो अगर आपके टीवी चैनल पे होता तो एक बड़ा जोर से कहका लगाता। तो आप लगाए बगैर कि टीवी चैनल पे हुए पे भी कौन रोक रहा है? अब वो मेरा कहका मेरे अल्फाजों में आ गया। देखें, पहली बात तो ये कि मोहित भाई मोहित साहब, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड कि 13.25 से 7% जब इंटरेस्ट रेट किया गया था, ये जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया गया था। और उस वक्त जो है जो गवर्नर स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का था, उसने द मोस्ट एग्रेसिव सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड का उसको खिताब मिला था, क्योंकि 60 दिन के वक्फे में 6.25% इंटरेस्ट रेट कम किए थे। नंबर 1, ठीक है। फिर अब हमारी मईशत जो है इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 100% खुल गई है, तो उसको नॉर्मलाइज तो होना था। अगर ये जहन बना के बैठे थे कि जिंदगी भर ये पार्टी लगी रहेगी, तो ये फिर उनकी जो है थोड़ी सी जो है गलत कैलकुलेशन थी। मैं सख्त अल्फाज नहीं यूज करना चाहता, ठीक है। नंबर 1। दूसरा, 2100 अरब रुपए का स्टेट बैंक ने मॉनेटरी स्टिमुलस दिया था ये कारोबारियों को और आम लोगों को, अलग अलग शक्ल में, सूद की शक्ल में, जो मैंने आपको बताया। मैं तो मेरी बात सुन ले, लेकिन आप तो इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो फिगर आपके सामने रखता हूं। आपने गैस की इंपोर्ट पे तकरीबन 80 बिलियन रुपए इकट्ठा किया, जो पिछले बरस के मुकाबले में 176 गुना ज्यादा है। क्रूड ऑयल पे आपने 600% ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, पेट्रोल पे आपने 50% इकट्ठा किया, पाम ऑयल पे आपने 44% और आरबीडी। तो ये तो आपने पैसा इकट्ठा किया ना हम सबके एक्सपेंस पे। आप जो है माशाल्लाह अखबार पढ़ते हैं और तस्दीक नहीं करते। जो अखबार ने लिख दिया आप उसको जो है ना आखिरी अर्थ मान लेते हैं।
600% आपने जो क्रूड ऑयल की बात की है ना, पिछले साल हुकूमत पेट्रोल की कीमत पे टैक्स लागू करती थी, इस साल वो जो है इंपोर्ट पे कर दिए, तो इस वजह से 600% है। ये बेचारे जिसने लिखी थी वो उसको भी नहीं समझ आई थी बात। तो मैं आपको 1 मिनट के लिए आर्गुमेंट तो बिल्ड करने दें, मेरी आप बात नहीं सुनेंगे ना तो फिर लोगों तक हमारा नैरेटिव नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2100 अरब रुपए का जो है हमने स्टिमुलस दिया था। अब आपने ये कहा कि जी हुकूमत ने जो है हम इनसे टैक्स ले लिया। भाई टैक्स उस वक्त लेते हैं जब आमदनी, इन्होंने कौन सा जेब से दिया, इन्होंने आवाम को पास ऑन किया। अगर 100 की चीज आ रही थी तो ये 100 के हिसाब से प्रॉफिट रख के ले रहे थे, और अगर 120 की आ रही है तो 120 के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये कि 32% हमारे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ी है, इनकम टैक्स कलेक्शन, ठीक है ना। वो इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने का मतलब ये कि इनकी 32% से आमदनी बढ़ी। अगर नहीं, लेकिन उसमें से भी बहुत सा इनकम टैक्स तो आप विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह में ले लेते हैं ना सर। वो तो विदहोल्डिंग टैक्स पहली दफा लगा, जिंदगी भर से लगा हुआ आ रहा है, बचपन से लगा हुआ आ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं बड़ी चालाकी से ये किया। दूसरी तरफ अब आ गए, ठीक है। इनको जब 7% करके दिया तो इस मुल्क में 2 करोड़ खातेदार थे, जिसमें पेंशनर भी थे। आई एम श्योर आप भी, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ डिपॉजिट रखते होंगे, क्योंकि आप भी जो है एंकर बिजनेस नहीं करते होंगे तो कुछ ना कुछ रखते होंगे। 2 करोड़ लोगों की शिकायत ये थी कि आपने चंद हजार बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए 13.25% से उनकी जो आमदनी थी 7% कर दी। इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या मिलेगी? इनके प्रॉफिट्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे हैं। 900 अरब रुपए पिछले तिमाही में सिर्फ जो है स्टॉक मार्केट की कंपनी ने प्रॉफिट किया था। आप देखें तो सही कि इनकी लाइफ चेंज हो गई पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में। जो सालों में कमाते थे इन्होंने साल में कमाया। और अभी भी जरा खुरम दस्तगीर साहब को इसका जवाब देने दीजिए। खुरम दस्तगीर साहब, आप मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं, जो मुजम्मिल असलम साहब फरमा रहे हैं इसके जवाब में आप क्या कहें? जी, मुजम्मिल साहब का जो फोकस है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो क्यों ये शोर डाल रहे हैं। लेकिन हमने तो नंबर्स देखने जो इनकी अपनी हुकूमत पब्लिश करती है। चाहे इंटरेस्ट रेट जब कम भी था तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो मेरे सामने है 21 जो जनवरी 2021 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स जो थी वो 175.5 पर थी। 30 सितंबर जब तक हमारे पास लेटेस्ट नंबर्स हैं वो 20% गिर गई और 139.7 के ऊपर थी। अब पॉइंट ये है कि वो उस वक्त इंटरेस्ट रेट लो था, लेकिन पिछले 9 माह से मुस्तकिल पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो क्वांटम है, जो क्वांटम इंडेक्स है वो मुस्तकिल गिर रहा है। इसके मतलब पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी 20% कम हो गई है सिर्फ इस साल में। और जब 20% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होती है तो फिर रोजगार भी कम होता है। पाकिस्तान के जो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूस्ट जो इंपोर्ट में आया है उसकी वजह से इनके टैक्स रेवेन्यूज, मैं फिर दोहरा देता हूं कि 70% इंपोर्ट में इजाफा है पहले 5 माह में, पिछले साल के पहले 5 माह के मुकाबले में। पिछले साल वो $19.5 अरब था, इस साल $33 अरब है। तो 70% जब इजाफा इंपोर्ट में होगा तो डेफिनेटली जितनी इंपोर्ट होती है उसका रफली 33 से 40% जो है इस टैक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वसूल करती है। तो इनको ये रेवेन्यू इन्होंने रेज कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब इशू यही है कि जब आपने मल्टी डायमेंशनल तौर पर देखना है कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट तो पाकिस्तान नहीं चलाते, पाकिस्तान में किसान भी है, पाकिस्तान में तनख्वाहदार भी है, पाकिस्तान के देही इलाकों में भी लोग रहते हैं, शहरी इलाकों में। तो यहां हमारे पास ये सिचुएशन है कि एक मुस्तकिल शहरियों के लिए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट ने जितने मर्जी प्रॉफिट बनाया हो, चले वो उनका अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो नो वन इज द वाइजर, लेकिन पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको मुस्तकिल एक भयानक इन्फ्लेशन का सामना है। 21 महीनों में जो है वो सबसे हाई इन्फ्लेशन नवंबर में 11.2% जो है 11.5% मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज की कि जी 11.5% महंगाई हुई है नवंबर 2021 में। और जो फूड इन्फ्लेशन है वो तकरीबन अगस्त 2019 से डबल डिजिट्स में है, यानी 10% से ऊपर है अगर आप उसकी औसत निकालेंगे। तो जब पाकिस्तान की आवाम की इशू यही है कि ये हुकूमत जो है एक तरफ जब आप कहते हैं कि जी डॉलर इतना गिर रहा है तो इस डॉलर का इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स में भी आएगा, जो इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही है वो ज़राअत की दवाइयों में भी आएगा, उसमें इंपोर्ट करे। ऊपर से देखिए स्टेट बैंक ने, मैं एक बात कह के फिर इजाजत दूंगा,
स्टेट बैंक ने यह कहा, अभी जब मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में महंगाई की वजह सबसे ज्यादा हिस्सा बिजली की कीमतों की वजह से है। अब अगर आप मुस्तकिल इस वक्त घरों के जो इस महीने बिल आए हैं 38 रुपए यूनिट पर आए हैं, तो जब बिजली की कीमतें जो हैं वो इस हद तक जाएंगी कि घर वाले भी परेशान हैं, इंडस्ट्रीज भी परेशान है, तो एक ओवरऑल पाकिस्तान में डिप्रेशन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है इस हुकूमत की इस नाअहली और नालायकी की वजह से कि एक वक्त में ये सिर्फ एक वेरिएबल को मैनेज कर सकते हैं। ये जो पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट है वो करने के काबिल साल नहीं। के 5 माह का जो डोमेस्टिक जनरल सेल्स टैक्स है, सलमान शाह साहब, इस साल के 5 माह का जो डोमेस्टिक जनरल सेल्स टैक्स है उसमें कमी हुई है पिछले साल के डोमेस्टिक, मैं अंदरूनी खाना कह रहा हूं, डोमेस्टिक से उस पर सेल्स टैक्स की कलेक्शन में, जो ये इंडिकेट करता है कि आप टैक्स तो इकट्ठा कर लेते हैं इंपोर्ट स्टेज पे, उस पर उसको अपनी शानदार कामयाबी भी दिखा रहे हैं, लेकिन अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी इस पॉलिसी के नतीजे में आगे नहीं बढ़ रही बल्कि कमजोर हो रही। देखिए, बात यह है कि ये खुर्रम साहब बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं, जो इनको सूट करता है वो बना लेते हैं, वो नंबर्स भी निकाल लेते हैं, बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है जो इतना बड़ा है उसको 2 वजह से बड़ा है, जो कि नंबर 1 एनर्जी की जो दुनिया में कीमतें जो हैं वो डबल हुई हैं, और दूसरा नंबर 2 कमोडिटीज़ जो हैं वो बहुत ऊपर गई हैं, और दोनों चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें एनर्जी डिपेंडेंट मुल्क बना दिया है। इन्हीं के जो लोग थे जिन्होंने पावर सेक्टर में सारा काम किया, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पावर हमें इन्होंने बना के दी, फिर कहते हैं कि ये आपने बिजली के बिल क्यों बढ़ाए हैं। अगर आपने इतनी महंगी बिजली दी है जिसके ऊपर हम डॉलर्स में पे करते हैं, और डॉलर्स में उनकी इंपोर्ट भी, फ्यूल भी इंपोर्ट डॉलर्स में होता है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी डॉलर्स में ही देनी पड़ती हैं, और वो डॉलर्स आपने क्या दरख्तों से उतार के लाने हैं कि आप उसको आराम से दे सकते हैं। तो आप इसीलिए तो IMF प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। यही तो मसले हैं जो IMF के प्रोग्राम में आपको धकेला गया है। एक सबसे बड़ा मसला था कि आपके ऊपर बैरून मुल्क के कर्जे इतने चढ़ाए गए कि वो आप उसको डिफॉल्ट तक ले गए। नंबर 2, आपने एनर्जी को टोटली इंपोर्ट डिपेंडेंट एनर्जी कर दिया। नंबर 3, आपने इदारों को इतना खोखला बनाया है कि ना वहाँ पे कैपेसिटी है, ना वहाँ पे जो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है वो किसी ने नहीं की। आपकी एक्सपोर्ट कम्पेटिटिवनेस जो है वो इनके ज़माने में इतनी गिरी है कि वहाँ से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी नॉन कम्पेटिटिव रहा है, और आपका एक्सपोर्ट सेक्टर जो है उसको भी नॉन कम्पेटिटिव रखा। अब आके कोई एक्सपोर्ट्स आपकी जरा इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब को दोबारा। जी खुर्रम साहब, ये खुर्रम साहब जो कुछ ये सलमान शाह साहब कह रहे हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब, इसमें थोड़ा सा वजन इसलिए कि मेरे हाथ में एक स्टोरी है मेहताब हैदर की, जिसका उन्वान है आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू लास्ट फिस्कल ईयर पाकिस्तान स्पेंड ₹85 आउट ऑफ 100 इन डेट सर्विसिंग। यानी उर्दू में इसको ये कहेंगे कि 100 रुपया जो हुकूमत पाकिस्तान का रियासत का रेवेन्यू है उसमें से 85 रुपया जो है वो कर्जों की अदायगी में चला गया, जबकि बांग्लादेश में, जबकि हिंदुस्तान में ये 51 रुपये है हर 100 रुपये में, और बांग्लादेश में ये 20 रुपये। अब डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात को तकवीर इसलिए मिलती है कि ये सूरत हाल एकदम नहीं डेवलप हुई, ये सूरत हाल डेवलप हो रही थी, और आपके वक्त में भी हो रही थी डेवलप, यानी आपके पीछे से भी हो रही है, आपके वक्त में भी हो रही है। इसका क्या जवाब है? नहीं डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त नहीं है। हम इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर डोमेस्टिक डेट की कैलकुलेशन होती है, हम 6.25% पर छोड़कर गए थे। पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग 1500 अरब रुपए थी 2017-18 में। जो सबसे भयानक फैसले 2 इस हुकूमत ने अपने पहले साल में किए, जिसमें एक ये था कि इंटरेस्ट रेट उठाकर 13.25% पर ले गए, जिसके नतीजे में एक ही साल में पाकिस्तान की जो डेट पेमेंट्स थी वो डबल हुई 1500 से 3100 अरब के ऊपर। और वो इतना बड़ा धचका है, इतनी पॉलिसी की नाअहली है, जिसकी वजह से हमारे पब्लिक फाइनेंसेस अब मुस्तकिल 2018 के से लेकर अब तक वो अनबैलेंस हुए हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रही कि ये जो 1500 से 3100 अरब रुपया हो गया है, इसको कैसे मैनेज करना है। कुछ अरसे के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया था कोविड की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट बहुत डाउन हो गई और सब चीजें पूरी दुनिया में कमोडिटीज प्राइसेस डाउन हो गई। लेकिन अब आपको मालूम है ना कि
परसों बल्कि कल गालिबन 9.75% कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो पॉलिसी रेट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट्स है, मुजम्मिल साहब जरा इसका जवाब देते हैं ब्रेक से पहले, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सलमान शाह साहब की दूसरी बात, मुझे अगर आप इजाजत दे दें, दूसरी बात ये है कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इतना बुरा हाल था, अगर आप मेरी बात मुकम्मल होने दें, इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान में गंदुम वाफर थी, हम एक दाना गंदुम का इंपोर्ट नहीं करते थे। पाकिस्तान में इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान में चीनी वाफर थी, हम चीनी का एक दाना इंपोर्ट नहीं करते थे। तो गंदुम और चीनी में जो आज इंपोर्ट करनी पड़ी, क्या आप मेरे साथ ही हैं ब्रेक के बाद भी, अगर आपकी मैनेजमेंट आप ब्रेक के बाद भी मेरे साथ हैं, मुजम्मिल साहब इसका जवाब दें। गंदम और चीनी पैदा जो प्रेशर फॉरेन एक्सचेंज, जी मुजम्मिल साहब बहुत सख्त इल्जाम लगाए। देखें, इल्जाम तो क्या, मुझे एक बात बताएं कि ये जब आए थे खुर्रम साहब, मैं तो खुर्रम साहब की बात करता हूँ, जब ये आए थे इनको $25 अरब जो है एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे जरदारी साहब, ये $20 अरब पे ले गए थे। उसका तो जवाब दें जो इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया है। जब इनकी हुकूमत खत्म होनी चाहिए थी, $35 अरब पाकिस्तान को मरवाया ही खुर्रम साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने था। ठीक है, नहीं $30 अरब आखिर में आप $24 अरब छोड़ के गए थे। आपने $1 जवाब दे, क्योंकि हम मेरे को बात करने में सर, बात करने में छोड़ कर गए थे। आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दे पहले। आज आप हुकूमत में हैं, आप बोल लें आप बोले सब वो बात में उनको मुकम्मल करने थे, बिकॉज मुजम्मिल साहब ब्रेक तक हमारे साथ हैं, उसके बाद आप हमारे साथ हैं। जी मुजम्मिल का नाम लेकर कहूंगा, इन्होंने कहा कि हमने वापस मिनिस्ट्री बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये गलत होगा। उनसे गुजारिश है जाती हमले ना करें, पॉलिसी के ऊपर बात करें। मैं बताऊं तो पॉलिसी है कि 11.2% इन्फ्लेशन रेट है। मैं पॉलिसी पे बात कर रहा हूं, और क्या बात की मैंने सब जाती कहां कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है ये बताएं हमें। वो नहीं वो आपकी हुकूमत ही की बात कर रहे हैं, जाती हमला कहां कर रहे हैं, आप बात मुकम्मल करें मुजम्मिल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा, ये अब तमगा ले रहे हैं कि इन्होंने जी मुल्क में एक जो है ना गंदुम इंपोर्ट नहीं की। ये बताएं कि जब वो पीपल्स पार्टी गई थी 25 मिलियन टन सालाना पैदा होती थी, इन्होंने 1 किलो पर नहीं बढ़ाया। तीसरी बात इन्होंने कहा मुजम्मिल साहब हम 2021 में हैं, हम 2013 में नहीं है। 2021 का जवाब दें जरा, मेरी आपसे गुजारिश है 2021 का जवाब दें। कर रहे हैं हम 2008 में नहीं है, हम 2013 में भी नहीं, हम 2021 में पाकिस्तान की आवाम आज तकलीफ और अजियत में, उसका जवाब दें। बात करने दें सर, खुर्रम भाई बात करने दें, फिर आप 2008 में ले जाते हैं, कभी 13 में ले जाते हैं। 2021 में द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, दे आर इन टॉर्चर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उसका जवाब देना है आपने। अरे इस पे अच्छा उनका जवाब मैं लेना चाहिए। खुर्रम साहब ये हम भी यही कह रहे हैं, इसलिए नहीं बोलने देंगे क्योंकि इनको पता लग जाएगा सारे। हम भी इन्होंने कहा कि 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर गया। इनको यही नहीं पता कि पिछले साल पाकिस्तान का 16% जो है ना वो LSM बढ़ा है। तीसरी चीज ये कि अभी ये जो इम्पोर्ट में बढ़ा है सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो है रॉ मटेरियल की। ये देखें रॉ मटेरियल 175 था, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। वो खुर्रम साहब वो ये कह रहे हैं कि आप उनको मुझे बोलने तो देते, भाईजान लड़ क्यों रहे हैं? मैंने तो इनके पैसे नहीं दिए जो लड़ रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब लेना पसंद नहीं कर रहे। मैं इनको जवाब देना चाह रहा हूँ, कुछ इनकी अर्ज करना चाह रहा हूँ। खुर्रम साहब वो तो अपना बयानिया ही दे रहे हैं, आप उसकी डायसेक्शन कर सकते हैं ब्रेक के बाद। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने इनके पैसे खा लिए कोई, ठीक है ना। ये देखिए ग्राफ है, इसके बाद इनको जो है ना जनवरी में 175 था, आज 139 नंबर गलत बोला, गिरा है। फिर उसके बाद इस साल में गिरा है। अच्छा ठीक है, ये इस इश्यू को हम भी यही कह रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी के नतीजे में जो चीजें बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं एक ब्रेक, ये डिस्कशन काफी रही है, ब्रेक के बाद सलमान शाह साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब के दरमियान डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब ने फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इतनी तेज़ बहस हो गई मुजम्मिल असलम साहब के दरमियान और खुर्रम दस्तगीर के दरमियान,
कि बहुत से नाजरीन हमारे जो हैं उनको शायद ठीक तरह से समझ ही ना आ रहा हो। बात ये हो रही है कि हुकूमत की जो टैक्स पॉलिसी है, जिसमें हुकूमत बहुत क्रेडिट लेती है, अपनी कामयाबी बताती है कि उसने पिछले 5 माह में बहुत टैक्स इकट्ठा कर लिया है, वो दर हकीकत हुकूमत के टैक्सेस इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं और उसका नुकसान आवाम को भी पहुंच रहा है। और हुकूमत की इस टैक्स पॉलिसी के नतीजे में अब इंडस्ट्रियल इनपुट्स इतने महंगे हो गए हैं कि जो डोमेस्टिक जनरल सेल्स टैक्स है उसमें अब कमी आने लग गई है। इसका ऐसा मतलब है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी नहीं इस टैक्स पॉलिसी के नतीजे में, उसमें कमी हो सकती है। इसलिए मुतालबा ये भी है बाज़ बिजनेस हलकों का कि हुकूमत को अपनी टैक्स पॉलिसी पर नजर सानी करनी चाहिए। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सलमान शाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ने आपने जो कहा उनको कि आपने एनर्जी इतनी महंगी पैदा की जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपके गवर्नर स्टेट बैंक ने कई महीने तक जब इंटरेस्ट रेट 13% से ऊपर रखा तो पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट है वो बैलून हो गया और पाकिस्तान ने 70, 75, 80% जो कर्जा है वो हुकूमत ने उठा रखा है बैंकों से, तो बैंकों के वारे न्यारे हो गए और पाकिस्तान की रियासत के जो कर्ज है उसमें इजाफा हो गया। इस पर आपका क्या जवाब? देखें, ये तो बड़ी क्लियर बात है ना कि एक तो अगर आप ये देखें कि जब दार साहब गए हैं और उसके बाद मिफ्ता साहब आए हैं तो उन्होंने इमीडिएटली आपकी उस वक्त डिवैल्यूएशन की। उसी वक्त उन्होंने कहा कि जी ये पीछे की जो पॉलिसीज़ थी ऑफ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये मुनासिब नहीं थी, इन्होंने इकॉनमी को बहुत डैमेज किया। और ये भी उस वक्त सामने आ चुका था कि हम एक डेट ट्रैप में पड़ गए हैं क्योंकि हमने ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक्सटर्नल डेट को ले के हमने इकॉनमी को चलाया। और ये आया कि जब आपने इतना कर्जा इकट्ठा कर लिया और आपकी दिवालियापन पे हो गए क्योंकि आपके पास रिजर्व्स ही नहीं थे। उस वक्त आपके पास रिजर्व्स ख़त्म हो चुके थे और आपने जो बैरून मुल्क जो कर्जे ही देने थे वही तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब तो उनकी रीफाइनेंसिंग और इंटरेस्ट था जो आपने देना था। लेकिन ये उस चीज का तो जवाब नहीं है जो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ऊंचा रखा उससे कर्जा, डोमेस्टिक कर्जा बैलून हो गया। उसकी वजह से आपको एक IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा और उस IMF प्रोग्राम की जो सख्त शराइत हैं वो आपको माननी पड़ी और ये वजह बनी है हमारे मुश्किलात की। लेकिन अब इस वक्त जो आपका IMF प्रोग्राम है उसको आप दोबारा ऑन ट्रैक लाने के लिए जो भी अप फ्रंट चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मकरूज हो चुके हैं और उस कर्जों के बोझ से आपने अगर निकलना है तो आप एक स्टेबल तरीके से स्टेबिलिटी और मॉडरेट ग्रोथ के साथ आप इससे निकलेंगे। और IMF प्रोग्राम में जो भी जो प्राइमरी डेफिसिट की बात की गई है, रेवेन्यू जनरेशन की बात की गई है, एक्सपेंडिचर कट की बात की गई है, उसके साथ खुर्रम दस्तगीर साहब को आने दीजिए। खुर्रम साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, बेसिकली सलमान शाह साहब ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसलिए इतना बढ़ाना पड़ गया 13%, 12% के ऊपर चूंकि आपने हमें IMF प्रोग्राम में झोंक दिया, चूंकि आपकी हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में दोबारा IMF प्रोग्राम पे जाना पड़ा और IMF के प्रोग्राम में बड़ी सख्त शरायत रखी। वो ये कह रहे हैं उसकी वजह से वो मानते हैं कि ये मसला खड़ा हुआ लेकिन उसकी जिम्मेदार वो आपको ठहराते हैं। देखिए, ये इंप्रेशन देना कि शायद पाकिस्तान के जितने भी कर्जे थे वो मुस्लिम लीग नून के दौर से पहले सिफर थे और जब हम आए तो सारे कर्जे हमने लिए। मेरा सवाल और जो हकीकत है, क्या हमने कर्जे वापस नहीं किए पिछली हुकूमतों के लिए हुए? हमारे ऊपर भी तो पिछली तमाम हुकूमतों के जो बैरूनी कर्जे थे वो थे हमारे ऊपर। हमने वो सारे कर्जे, उस जितनी पेमेंट्स थी वो हमने वापस की। हम भी तो IMF प्रोग्राम में थे 2013 से 16 तक, लेकिन उस दौरान हमने IMF की डिक्टेट्स मानने से इनकार किया, हमने डीवैल्यूएशन करने से इनकार किया, हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इनकार किया। और यही वजह थी कि उस तमाम IMF में होने के बावजूद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि IMF में होते हुए पाकिस्तान में महंगाई कम हुई और पाकिस्तान की ग्रोथ बढ़ी। आमतौर पे उल्टा होता है कि जैसे हम IMF में जाते हैं पाकिस्तान में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है कि जी IMF का डिसिप्लिन बढ़ा है। जहां एक फर्क यही है कि चूंकि
इनके पास अपनी सोच का प्रोग्राम नहीं, ये जरा इनके सलमान शाह पास साहब को इसका जवाब पॉलिसी का प्रोग्राम नहीं पॉइंट रह है, जाएगा। जिसकी वजह से हमें एक सलमान साहब आपकी हुकूमत डील नहीं कर पाई। क्या मुस्तकिल डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन एक बात और अब इस डील वक्त नहीं रिसेशन की कर तरफ पाई। जा रहे हैं। जी, इसमें आई थिंक खुर्रम साहब सलमान साहब की हुकूमत डील नहीं कर पाई, इफेक्टिव डीलिंग नहीं, नेगोशिएशन नहीं। मैं आपको सीधी बात बताऊं ना, ये लफ्जों की हेर फेर से तो आप जान नहीं छुड़ा सकते। फैक्ट इज के 2018 में जब ये इनकी गवर्नमेंट गई है तो 85 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जा था, और उस 85 अरब डॉलर में 15 अरब डॉलर डेट सर्विसिंग आपकी जरूरत थी, और आपके रिजर्व में स्टेट बैंक के पास 10 अरब डॉलर भी नहीं थे। इफेक्टिवली आप बैंकरप्ट हो चुके थे। इस हकीकत से वो कर्जा तो अब शायद 125 बिलियन डॉलर हो चुका है। जी, वो इसीलिए हो चुका है 35.1 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट लिया इस गवर्नमेंट ने, 35.1 अरब डॉलर। ये आदत खराब है कि ये अपनी बात करना, जब वक्त में मैं इनका इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन ये सुन नहीं सकते। मुजम्मल की भी बात नहीं ये सुन सके, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी ये नहीं सुन सकते, लेकिन ये एक अपनी जो है वो करना चाहते हैं। 100 बिस्मिल्लाह जरूर आगे करें, बट हकीकत ये है कि जब आपके पास इतनी बड़ी आपने फॉरेन डेट क्रिएट किया और आपकी इकोनॉमी में उस तरह की ना एक्सपोर्ट्स हैं और ना उस तरह की आपके पास कोई रिमिटेंस है, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसी मसले में आपने पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने की थी कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी इन्होंने बहुत बर्बाद की, क्योंकि इन्होंने IMF ने जो इनको कहा था कि बड़े आराम से आप चलें, स्टेबल तरीके से चलें, इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, शाह साहब एक सवाल का जवाब दे दें, वक्त मेरा खत्म हो गया है, कि क्या जो अब आपकी टैक्स पॉलिसी है, आप समझते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इसमें बरकरार रह सकेगी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी जो आपकी टैक्स पॉलिसी है इंपोर्ट स्टेज पे? देखिए, स्टेबिलिटी आएगी, 4.5% ग्रोथ IMF कह रहा है कि उनके मुताबिक 4.5% ग्रोथ होगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो एस्टिमेट है वो 5-5.5% की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये अगर हमने कर लिया, IMF प्रोग्राम को बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं और ये बोर्ड में आके अप्रूवल्स हो जाती हैं, जिसकी मुझे तकरीबन 100% यकीन है, क्योंकि तमाम आपने प्रायोरिटी एक्शंस कर लिए हैं, तो ये आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ होगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आपके जो डेट के इश्यूज हैं वो उम्मीद आपको है। वक्त हमारा खत्म हो गया। खुर्रम दस्तगीर साहब का, डॉक्टर सलमान शाह साहब का, मुज़म्मिल असलम साहब का, इसी तरह इकराम होती साहब का इस प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। मुद्दा हमारा ये था कि हुकूमत अपनी टैक्स पॉलिसी को एक शानदार कामयाबी के तौर पर दिखाती है। ये और बात है कि हुकूमत ने उसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ इम्पोर्ट स्टेज पर बढ़ी हुई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में और डॉलर की बढ़ी हुई कीमत का हुकूमत ने फ़ायदा उठाया, और यूँ हुकूमत को कहती है कि उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया। उसका इफेक्ट पड़ रहा ना सिर्फ आम आदमी पे पड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसका इनपुट इतना महंगा होता चला जा रहा है कि खतरा यह है कि कहीं उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कमी ना आ जाए। लेकिन हुकूमत की समझती है कि अगर IMF के प्रोग्राम में है उसको मानना पड़ेगा, और IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हुकूमत समझती है कि ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे। बहस आपने देखी, फैसला आपका है। बहुत शुक्रिया। आज इतना।